स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिस्ट्री का लेसन 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व बनने, आधुनिक युग से पहले क्या होता था बेटा? 50 सालों से हमने जो है हमारे सामने आई है ये वैश्वीकरण। भूमंडलीकृत जो है विश्व के बनने की प्रक्रिया, व्यापार का काम, जैसे व्यापार के काम से कहीं इधर उधर जाना, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना। लोगों को आपने देखा हुआ है कि इंडिया का व्यक्ति अगर अमेरिका में जॉब कर रहा है, अमेरिका का इंडिया में कर रहा है, पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की जो विश्व लेवल पर आना जाना, एक देश से दूसरे देश में आने जाने का एक लंबा इतिहास रहा है। अब आगे देखते बेटे, इतिहास के में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। ये तो आपको पता ही है। चीन से भी समय समय पर, जैसे ह्यून सांग फायान का नाम आपने सुना है, देश में आए हैं, हमारे इंडिया में यात्री आए हैं, व्यापारी भी आए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, पुर्तगाली, फ्रेंच, पुजारी हैं, तीर्थ यात्रा, ज्ञान अवसरों, आध्यात्मिक शांति के लिए, यात्रापूर्ण जीवन से बचने के लिए लोग एक दूसरे स्थान पर आते जाते रहे हैं। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें भी लेकर गए हैं। पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार। केवल चीज़ों का लेन देन नहीं होता बच्चों, इन सब चीज़ों का लेन देन होता है। हुनर का, विचार का, आविष्कार का, यहाँ तक कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते हैं, जो हम आगे लेसन में डिस्कस करेंगे। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से हम सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से जुड़ी हुई थी जिसे हम आज पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। तो बेटा, हम ये जो चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों के आवाजाही के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना में वैश्वीकरण क्या होता है। आगे देखो बेटा, फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। सिल्क रूट, रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों में बेटा जो है व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का एक उदाहरण सिल्क रूट भी रहा है, जिससे व्यापार भी होता था और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। सिल्क इस नाम से पता चलता है कि बेटा इस मार्ग से जो है पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम, यानी चीन से जो रेशम जाता था पश्चिम को, उसका कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे बेटा, क्योंकि चीन एशिया में आता है और ये एशिया से होकर निकलता था, और ये एशिया को जो है यूरोप, उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। सिल्क रूट 3 महाद्वीप जुड़े हुए थे बच्चों, ध्यान से देखो। एशिया को यूरोप, क्योंकि चीन एशिया में आते और चीन से निकलता था ये रास्ता, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका को जाता था। तो आप देखते हो कि लगभग 15वीं शताब्दी तक ये अस्तित्व में थे ऐसे रास्ते। ये चीनी पार्टी से जाता था। इस रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के जो हमारे जितने भी दक्षिण पूर्व एशिया में जितने भी देश आते हैं बेटा, उनका कपड़ा, उनका मसाला, ये तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी से पता ही है कि यूरोप के काफ़ी व्यापारी हमारे देश में आते थे, वो चीन में भी जाते थे। हमारे देश का सिल्क, हमारे देश का कपास, मसाले दूसरे भागों में पहुंचते थे, स्पेशली यूरोप में बेटा। और वापस जब आते थे, इन चीज़ों के बदले वो वहाँ से सोने चांदी जैसी धातुएं एशिया में आती थी। यूरोप के लोग बदले में उन्हें सोने चांदी की धातुएं देते थे। इस व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं एक साथ साथ चलती थी, यानी सिर्फ चीज़ों का ही लेन देन नहीं होता था बच्चों, सांस्कृतिक कल्चर भी आती जाती थी। हम दूसरे देशों के कल्चर को देखते थे, वो हमारी कल्चर को सीखते थे और ग्रहण करते थे। जैसे कि आज आप देखते हो एशिया में ईसाई धर्म आ चुका है, भारत में भी देखते हो साउथ के लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, बाकी देशों में ईसाई धर्म। तो वो ईसाई मशीनरी बेटा इसी रास्ते से एशिया में आते थे, यूरोप से। ये ईसाई मशीनरी यूरोप से एशिया में आते थे, वो इसी रास्ते का यूज़ करते थे। ऐसे मुस्लिम धर्म और उपदेशक जो मुस्लिम धर्म को फैलाने के लिए दुनिया के देशों में जितने भी लोग फैले हुए थे, ये लोग भी ऐसे ही इन देशों में आते थे। भारत में उपजा बौद्ध धर्म है बेटा, जो बौद्ध धर्म भारत का है, वो इसी रास्ते से आज कई देशों में फैल चुका है। तो इस रास्ते से केवल चीज़ों का लेन देन, मसाले, कपड़ों का ही लेन देन नहीं होता था बेटा, कई धर्म उपदेश फैलाने वाले लोग भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। इसी रास्ते से एक देश से दूसरे देश में जाते थे। 1.2 में हम क्या देखते हैं बेटा? भोजन की यात्रा, ट्रैवल ऑफ फूड बेटा, ये आपका बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है। इसमें आप देखते हो हमारे खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण जो हैं वो पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहाँ की नई फसलों के बीज बो आते थे। तो दुनिया के विभिन्न भागों में आप देखते हैं झटपट तैयार होने वाली नूडल्स, मैगी जिसको आप बोलते हो, ये भी ऐसे ही हमारे देश में दूसरे देशों से पहुंची है। नूडल्स, स्पैगेटी, नूडल्स चीन में थे बेटा, ये चीन से पश्चिम में पहुंचे, पश्चिमी देशों में पहुंचे, क्योंकि पश्चिमी देशों से एशिया का कॉन्टेक्ट था, फिर पश्चिम से होते हुए जो ये है एशिया में पहुंचा। ऐसे पास्ता जो अरब यात्रियों के साथ 5वीं शताब्दी में सिसिली, इटली का एक शहर है बेटा, वहाँ पे पहुंचा था ये। और फिर ये आहार जो बेटा भारत और जापान में भी
पाए गए। इस प्रकार हम देखते हैं बेटा भोजन भी हजारों मील की यात्रा तय करके एक देश से दूसरे देश में पहुंचता है। आपको पता है बेटा कि आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंदी जैसी चीज़ें हम भारत में भी खाते हैं। ये कहाँ से आए हैं? 500 साल पहले हमारे पास नहीं थे बच्चों। ये यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने बेटा एक अज्ञात महाद्वीप जिसको हम अमेरिका कहते हैं, ये गलती से वहाँ पर पहुँच गया था। कैरिबियाई द्वीप, अमेरिका सभी यहाँ पर ही हैं बेटा। और अमेरिकी इंडियन जो दरअसल ये हमारे पास खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी अमेरिकन इंडियन जो इंडियन वहाँ पर रहते थे वो यहाँ पर लेके आए हैं। बाकी देशों में वो पहुँचे हैं। ऐसे बेटा नई फसलों से हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है जब कोई नई फसल हमारे यहाँ आती है और हम उतना डिपेंड हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण आलू भी है बेटा। पता है आयरलैंड में जो आलू है वो यूरोप के गरीबों की जिंदगी पूरी रूप से बदल गई थी। आलू के आने से उनका भोजन बेहतर हो गया। वो आलू के ऊपर इतना डिपेंड हो गए, उन्हें आलू इतना पसंद आने लगा कि जो बेटा कि एक उदाहरण बताती हूँ। आयरलैंड के जो 1840 में एक बीमारी के कारण आलू की फसल बर्बाद हो गई थी। काफ़ी लोग मौत के मुंह में चले गए थे, यानी वो आलू पर इतना डिपेंड हो गए थे। आलू उनके भोजन का मेन जो है तत्व बनकर रह गया था। अब बेटा 1.3 में हम देखते हैं विजय, बीमारी और व्यापार। इसमें आप क्या देखते हो 16वीं सदी में यूरोपीय जहाजियों ने, यूरोप से काफ़ी जहाज थे जो एशिया का समुद्री रास्ता ढूंढते थे, पश्चिमी सागर को पार करते हुए वो अमेरिका तक जा पहुंचे। क्योंकि अमेरिका की खोज हो चुकी थी, हम ऊपर देख चुके हैं। कोलंबस ने इस अज्ञात महाद्वीप के बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जब इसकी खोज हुई तो काफ़ी यूरोपियन जहाज वो एशिया की तरफ जाते थे, वो अमेरिका में भी जाने लगे। तो हिंद महासागर जो कई सदियों तक हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान इस महासागर से कई लोग, ज्ञान और परंपराएं वो यहाँ वहाँ जा रही थी। आगे देखो, अपनी खोज से पहले लाखों साल तक अमेरिका का दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था बच्चों। 16वीं सदी में जब उसकी खोज हुई, जब उसके बारे में कोलंबस ने पता देश विश्व को बताया, उसकी विशाल भूमि, अमेरिका की भूमि विशाल थी और बेहिसाब फसलें जैसे आप पीछे पढ़ चुके हो, सोयाबीन, मूंगफली, आलू, ये, और वहाँ पे खनिज पदार्थ, कीमती खनिज पदार्थों की वजह से उसके जीवन का रंग रूप बदलने लगा। पेरू और मेक्सिको जो अमेरिका के शहर है बेटा, वहाँ पे जो खाने थी उनसे कीमती धातुएं, स्पेशली चांदी, उसने यूरोप की संपदा को, यूरोप के काफ़ी लोग वहाँ पे जाने लगे और वहाँ से काफ़ी पेरू मेक्सिको शहर से सोना चांदी निकालने लगे और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी तक आते आते पूरे यूरोप में दक्षिण अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह किस्से बने लगे। यानी 17वीं सदी तक यूरोप को अमेरिका के दक्षिणी हिस्से की बारे में पता चलने लगा। और वहाँ पे एक एल्डेरो शहर है बेटा दक्षिण अमेरिका में, एल डेरेडो, उसे सोने का शहर, क्योंकि वहाँ पे सोना काफ़ी था बेटा। और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। 16वीं सदी में क्या हुआ बेटा, पुर्तगाल और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने दक्षिण अमेरिका की एल डेरेडो को अपना टारगेट बनाया। अमेरिका को उपनिवेश बनाने के लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर ही नहीं जीत सकती थी बेटा, क्योंकि स्पेनिश विजेताओं का सबसे शक्तिशाली हथियार था बेटा। उनके पास कोई पुराने किस्म का सैनिक हथियार तो था नहीं उनके पास अच्छा कोई। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका को उपनिवेश बनाने के लिए एक बीमारी को चुना, वो थी चेचक की बीमारी बेटा, जिसे आपने हमारे इंडिया में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के नाम से आप लोग जानते हो। स्पेनिश सैनिकों अफसरों के साथ वहाँ पर पहुँचे, ये कि इन्फेक्शन लेकर गए बेटा अमेरिका को उपनिवेश बनाने के लिए। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के शरीर से यूरोप से आने वाली इस बीमारी से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी उनके पास, क्योंकि आप सभी जानते हैं अमेरिका के लोग सेंसिटिव होते हैं और वहाँ की जो जलवायु के हिसाब से उनके शरीर की इम्यूनिटी पावर वीक थी, तो वो चेचक उनके लिए घातक साबित हुई बेटा। एक बार संक्रमण, ये इन्फेक्शन फैलने के बाद ये पूरे महाद्वीप में फैल गई। यूरोपीय लोग वहाँ नहीं पहुँचे थे, वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे, यानी इसने पूरे समुदाय को ख़त्म कर डाला, जिससे स्पेन और पुर्तगाल के लिए जीत का रास्ता आसान होता चला गया। यानी बेटा बंदूक को तो खरीद कर या छीन कर आप हमलावर के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो, यानी सामने वाला आपके सामने हथियार लेकर खड़ा है तो आप हमला कर सकते हो, लेकिन सामने वाला एक बीमारी लेकर आपके पास खड़ा है, आपके सामने इन्फेक्शन लेकर खड़ा है, आपको नहीं पता चलेगा। वही चीज़ स्पेन और पुर्तगाल ने अमेरिका के साथ किया बेटा। और जो अमेरिका के पास उनसे बचाव का तरीका भी नहीं था और ना ही उनकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधी क्षमता भी उनकी विकसित नहीं, जबकि उनके पास तो था बेटा, स्पेन पुर्तगाल के पास था बचने का तरीका, लेकिन अमेरिका के लोगों के पास नहीं था। 19वीं सदी में क्या होता है बेटा, यूरोप में गरीबी और भूख का जो है साम्राज्य था,
ये दौर वहाँ पर आया। शहरों में भीड़ थी, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और बीमारियां भी फैलती जा रही थी। धर्म के टकराव भी थे, धर्म के नाम पर भी लोग लड़ रहे थे और हजारों लोग हैं इस वजह से यूरोप को छोड़कर अमेरिका जाने लगे, इन सब चीज़ों की वजह से। 18वीं सदी में अमेरिका में अफ्रीका से पकड़ कर लाए गए गुलामों को भी काम पर झोंक दिया गया, क्योंकि अमेरिका में काम कैरिबियाई द्वीप है, वहाँ पे चाय कॉफ़ी के बागान हैं, तो दासों की काफ़ी डिमांड थी, तो अफ्रीका से लाए जाते थे और यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाता था। 18वीं शताब्दी का समय बीतने के बाद हम देखते हैं कि चीन और भारत बेटा ये सभी सबसे धनी देशों में गिना जाने लगा इनको, क्योंकि अगर खेती के मामले में देखें चीन तो आत्मनिर्भर देश है बेटा, चीन को दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। भारत है, उसकी भी आप देखते हो मसाले हैं, कपास है, सिल्क है। यूरोपियन कंपनियां टाइम टू टाइम अट्रैक्ट होती रही हैं। यहाँ की जो विशाल संपदा, घने जंगल, कीमती लकड़ियाँ, सूती कपड़ा, सिल्क कपड़ा, मसाला, ये काफ़ी, तो एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के अपने साथ संबंध, क्योंकि चीन को बेटा कोई व्यापार करने की जरूरत ही नहीं थी, वो खुद इंडिपेंडेंट था, वो दुनिया से अलग थलग रहने लगा। चीन की भूमिका घटने लगी और अमेरिका का जो बढ़ता महत्व वो विश्व व्यापार के अंदर पश्चिम की ओर यानी एशिया से घट गया। अब एशिया की तरफ यूरोप ने जाना बंद कर दिया, अब यूरोप है अमेरिका के साथ व्यापार करने लगा, तो ये विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा हम टॉपिक 2 कर रहे हैं। अब 1815 से 1914 का टाइम हम करेंगे। 19वीं सेंचुरी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक है, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी कारकों ने सभी देशों व विदेशों के संबंधों को ढर्रे में ला दिया। आप देखते हो अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक विनिमय में बेटा 3 तरह के फ्लो होते हैं। आप कोई भी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो, वैश्वीकरण की, यानी देशों के बीच जो कॉन्टैक्ट होता है, आपसी संबंध होता है, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट हम करते हैं बेटा पहला प्रवाह व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में जैसे वस्तुएं हैं, आप देखते हो ना यूरोप के देश हमारे यहाँ पर आए, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है, हमारे गेहूं है, कपास है, सिल्क है, मसाले, तो ये व्यापार का ही तो प्रवाह था बेटा, कि व्यापार जो है वो मेन होता था। फिर दूसरा श्रम का होता था, इसमें लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तीसरा पूंजी का बेटा, यानी लोग दूर दूर के देशों में निवेश करते थे, अपनी पूंजी इन्वेस्टमेंट करते थे। तो इस तरीके से 3 प्रभाव देखते हो। तो लेकिन बेटा 2 तो ईजिली हो रहे थे, व्यापार का प्रवाह और वस्तुओं का। लेकिन जो आप देखते हो श्रमिकों की आवाजाही पर शर्तें बंदिशें ज़्यादा होती थी, यानी कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती थी, कुछ शर्तें होती थी, वो ज़्यादा इसमें 30 फ्लो में होती थी, बाकी 2 में नहीं होती थी। 2.1 में देखते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, कि औद्योगिक यूरोप में बेटा खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर हम देखते हैं क्या होता है। आप देखते हो सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे थे। उनकी ये कोशिश थी कि कम से कम अनाज तो उनके खुद के देश में हो, दूसरे देशों पर निर्भर ना होने पड़े। लेकिन ब्रिटेन की बात अलग थी। ब्रिटेन ने आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलते तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता, तो उसने खाद्य आत्मनिर्भरता का रास्ता छोड़कर लोगों के जीवन स्तर पर सुधार दिया। वो क्या दिया देखो तो बेटा हम बताते हैं। 18वीं सदी में क्या हुआ था, ब्रिटेन की आबादी बढ़ती जा रही थी, देश में भोजन की मांग थी, तो जैसे जैसे शहर फैले, ठीक है, उद्योग बढ़ने लगे, उद्योग भी ज़्यादा होने लगे, तो कृषि, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो बेटा कृषि उत्पाद की मांग भी तो बढ़ेगी, अनाज की मांग बढ़ने लगी, कृषि उत्पाद की महंगे होने लगे, किसानों ने फायदा उठाया, उन्होंने महंगा कर दिया। तो भूस्वामियों ने दबाव डाला, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार बच्चों दूसरे देशों से अनाज जो है मंगवाती थी, तो वहाँ के भूस्वामी थे, उनको नुकसान हो रहा था, तो वहाँ के किसानों ने सरकार पर दबाव डाला कि वो मक्का की आयात पर रोक लगा दे, वो मक्का दूसरे देशों से ना मंगवाए, ताकि ब्रिटेन के लोग अपने ही देश में मक्का खरीदनी शुरू कर दें। तो जिन कानूनों के सरकार ने पाबंदी लगाई, उन्हें कौन लोग आ जाता है बच्चों, यानी ब्रिटेन की सरकार ने मक्का की आयात पर रोक लगा दी कि दूसरे देशों से मक्का नहीं आएगी, ब्रिटेन के लोग अपने ही देश में मक्का खरीदेंगे। तो खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमत बेटा, अब वहाँ के किसान तो ने कीमत ऊंची कर दी, तो उद्योगपतियों और शहर के लोगों ने सरकार को वापस मजबूर किया कौन लोग हटाने के लिए, कि वापस मक्का का आयात शुरू किया जाए, क्योंकि अपने देश के अनाज महंगा वो नहीं खरीद सकते। तो सरकार ने वापस वो लोग हटा दिया। कौन लोग के निरस्त हो जाने के बाद उसका रिजल्ट क्या निकलता है बेटा, वो मैं बता रही हूँ आपको, कि एक तो खाद्य पदार्थ की कीमत कम हो गई, और आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत कम थी, तो ब्रिटेन के जो किसान हैं उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई, वो इतने कम कीमत पर अनाज नहीं बेच सकते थे, तो ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, वो मुकाबला नहीं कर सकते थे, वो इतनी कम कीमत पर मक्का नहीं बेच सकते थे, तो उन्होंने खेती ही बंद कर दी बच्चों। तो लोग बेरोजगार होने लगे, गांव उजड़ने लगे, तो वो शहरों में जाने लगे, क्योंकि ब्रिटेन में बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश हो रही थी, तो ब्रिटेन में उद्योगपतियों का जो है
उपभोग स्तर बढ़ गया, पदार्थों की कीमत में गिरावट आई। उपभोग स्तर जो है 19वीं सदी में ब्रिटेन की औद्योगिक गति तेज थी, फैक्ट्रियां काफ़ी खुलती जा रही थी, लोगों की इनकम बढ़ने लगी, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, तो खाद्य पदार्थों का आयात होने लगा। अब ब्रिटेन के लिए अनाज उगाने का काम करते थे बेटा पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करके ब्रिटेन का फोकस था बच्चों इंडस्ट्री पर। ब्रिटेन ने खेती बाड़ी पर ध्यान न देकर इंडस्ट्री पर ध्यान दिया। और ब्रिटेन के लिए अनाज की डिमांड ये देश पूरी करते थे। अब खेती के लिए जमीन साफ करना ही काफी नहीं था, अब इन देशों को खेती ज्यादा करनी थी, पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो अब इनको बेटा खेती हर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ना भी था, उसके लिए रेलवे की भी जरूरत थी, यानी रेलवे लाइनें बिछानी थी, मजदूर भी चाहिए थी, गोदियां भी बनानी थी, डब्बे भी, रेलवे लाइनें भी लंबी बनानी थी, रेलगाड़ियां भी बनानी थी। तो इसके लिए बेटा अब उनको मजदूर चाहिए थे, नई बस्तियां, नए घर बनाने थे, तो पूंजी और श्रम दोनों की जरूरत हुई। उसके लिए पूंजी तो लंदन से आती थी, लंदन फाइनेंशियल मदद करता था। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो स्थानों पे मजदूरी की कमी थी वहाँ पर उन लोगों को ले जाकर बसाया गया, यानी यूरोप के, ब्रिटेन के वो लोग वहाँ पर जाकर बसे जिनका काम छीनने लगा था। तो 19वीं सदी में यूरोप के 5 करोड़ लोग बेटा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे, कि यूरोप में तो आप पीछे भी पड़ चुके, भुखमरी का दौर था, बेरोजगारी का दौर था, गरीबी का दौर था, वहाँ के लोग बेरोजगार हो गए। और जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को लेबर चाहिए थी बेटा, लंदन ने तो पैसा दे दिया और लेबर आने लगी इन देशों से, यूरोप से। तो वो घर बार छोड़कर काम की तलाश में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाकर बसने लगे बेटा। 1890 तक आप देखते हो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आई, यानी श्रम विस्थापन, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी, यानी वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था, यानी भोजन अब किसी आसपास के इलाके से नहीं, हजारों। ये वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था तो है कि भारत का किसान कपास दूसरे देशों में बेच रहा है, दूसरे देशों के लिए किसान अनाज पैदा कर रहे हैं। अब लोग खेतों पर खुद काम करने वाले किसान खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे बेटा, ये औद्योगिक मजदूरों से काम करवाने लगे, क्योंकि पहले फैमिली की जरूरत को पूरा करने के लिए अनाज उगाया जाता था, अब वो बेचने के लिए उगा रहे थे, तो उन्हें श्रम चाहिए, मजबूत मजदूर चाहिए थे। अब रेलवे का भी जाल बिछाने लग जाएगा, क्योंकि दूसरे देशों में जाएगा तो रेलवे जाल का भी नेटवर्क चाहिए। पानी के जहाज भी इस्तेमाल किए जाने लगे सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह में मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। ऐसी एक हिस्ट्री बेटा हरियाणा, हमारे इंडिया, पंजाब की भी रही है। ब्रिटिश सरकार बेटा पंजाब का कुछ इलाका जो अर्ध रेगिस्तानी था, जहाँ बारिश कम होती थी, वहाँ की जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछाया और वहाँ पे ताकि गेहूं और कपास उगाकर उसका निर्यात किया जा सके। और नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब की कई जगह से लोगों को लाकर बसाया गया। जिन लोगों के पास काम नहीं था उनको यहाँ पर लाया गया, उनके लिए मकान बनाए गए। तो जो नहरें थी और नहरों के पास जो बस्ती बनाई गई उसे केनाल कॉलोनी, नहर बस्ती कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप देखते हो कि कपास की ऐसी कहानी रही है, दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जा रही थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की भी कहानी ऐसी ही है। तो 1820-1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना के बीच वृद्धि हो चुकी थी। 60% हिस्सा था बेटा वो गेहूं और कपास का था, यानी सबसे ज़्यादा डिमांड गेहूं और कपास की थी। तो बेटा यहाँ तक आपका हो चुका है, तो आप सभी इसको अच्छे से पढ़ लेना।